enough evidence by now to show that the Gujarat government actively connived in the slaughter of innocent men, women and children last year in Gujarat. इस पूरे इवेंट को आप हाईजेक करने में सफल हो गए हैं एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। नंबर 2, आप एक बड़े जागरूक सिटीजन हैं। There is no justice in Gujarat. भैया सुनना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में सुनना पड़ेगा। मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप एक गुजरात में जो भी आपको देश में अच्छी कॉर्ट लगे, आप मेरे खिलाफ एक PIL दाखिल कर दीजिए और जस्टिस के माध्यम से मुझे फांसी के तख्त पर चढ़ा दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। 19 जनवरी 2003 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था। साथ में थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। उम्मीद यही थी कि इसमें गुजरात में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होगी, बिजनेस की बात होगी। लेकिन इन बातों के साथ एक और बात उठी, वो थी गुजरात दंगों की बात। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपकी क्षमा भी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा खुशी नहीं मानना चाहिए, मेरा ही दोष है। मैं इसके लिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। There is enough evidence by now to show that the Gujarat government actively connived in the slaughter of innocent men, women and children last year in Gujarat. मित्रों, रिलैक्स, नहीं उनको बाहर मत ले जाइए भैया, उनको सुनने दीजिए। इस पूरे इवेंट को आप हाईजेक करने में सफल हो गए हैं एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। नंबर 2, आप एक बड़े जागरूक सिटीजन हैं। There is no justice in Gujarat. भैया सुनना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में सुनना पड़ेगा। मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप एक गुजरात में जो भी आपको देश में अच्छी कॉर्ट लगे, आप मेरे खिलाफ एक PIL दाखिल कर दीजिए और जस्टिस के माध्यम से मुझे फांसी के तख्त पर चढ़ा दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुंबई में CII की राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक उस वक्त नाकामी के साथ खत्म हुई जब ऑक्सफोर्ड में पढ़े एक इतिहासकार बानाजी जयरस इस बैठक में दाखिल हुए। मुख्यमंत्री मोदी की मौजूदगी में ही बानाजी CII प्रमुख पर बरस पड़े। मोटे तौर पर बानाजी का कहना था कि कानून के नियमों और न्याय के बिना आप एक मजबूत अर्थव्यवस्था हासिल नहीं कर सकते। बानाजी का यह भी कहना था कि CII ऐसी राजनीतिक शक्तियों को जिनके हाथ खून से रंगे हैं भरोसेमंद क्यों मान रहा है। CII की इस बैठक से करीब 1 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। इस जीत के बाद उनकी पार्टी BJP के अंदर उनके विरोध की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। लेकिन पार्टी के बाहर ही नहीं, विदेशों में भी मोदी के विरोध में आवाजें सुनाई पड़ रही थी। गुजरात के हालात पर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी सवाल उठाए। किंशुक नाग ने द नमो स्टोरी में लिखा है कि मुंबई की इस बैठक के कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में CII की एक और बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस बैठक में भी मोदी की परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब CII के वरिष्ठ सदस्य और उद्योगपति राहुल बजाज ने गुजरात के हालात को लेकर नरेंद्र मोदी से कुछ मुश्किल सवाल पूछे थे। 2002 गुजरात के लिए खोने का साल था। हम बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करें। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की नहीं है, बात असुरक्षा की भावना की भी है। मुझे आशा है ऐसा गुजरात में दोबारा नहीं होगा। पिछले साल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसीलिए ये बात दिमाग में कौंध रही है। मोदी जी, आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या स्टैंड है? CII देश का एक बड़ा और महत्वपूर्ण ट्रेड संगठन है। देश के कई बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन और कॉरपोरेट इसके सदस्य हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें भी इस संगठन के साथ बातचीत के जरिए तालमेल बनाकर चलती हैं। इसीलिए 2002 में गुजरात का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी उद्योग जगत का दिल जीतना चाहते थे। लेकिन CII की बैठक में जो हंगामा हुआ, उसने नरेंद्र मोदी को बेहद नाराज कर दिया और इसी के बाद मोदी को लेकर CII में फूट भी पड़ गई। एक स्टेटमेंट प्रेस में निकला था, वेयर ऑल मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट
of Gujarat origin, including Reliance and Nirma and a lot of companies from all over Gujarat. They got together and issued a public statement in public interest saying, "Stop this. Enough is enough." और उसके बाद जाके पूरा फुल स्टॉप लगा था. So that was the atmosphere at that time. In every organization outside of Gujarat, there was this feeling, right or wrong. ऐसे दो ग्रुप्स में पोलराइज हो गए थे लोग. किंगसुक नाग ने द नमो स्टोरी में लिखा है कि गुजरात के कई उद्योगपति CII के सदस्य थे, जिनमें अदानी ग्रुप के गौतम अदानी, कैडिला फार्मास्यूटिकल के इंद्रवर्धन मोदी और निर्मा ग्रुप के करसन पटेल जैसे उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं। गुजरात के इन उद्योगपतियों ने CII की बैठक में मुख्यमंत्री मोदी के साथ हुए इस व्यवहार को गुजरात की अस्मिता के साथ जोड़ा और CII से अलग रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात बनाने का ऐलान कर दिया। दंगा के दौरान भी जो गुजरात के जो उद्योगपति थे उनके साथी थे। इनफैक्ट वो उनके इतने साथ थे कि जो गुजरात चैप्टर था CII का, उन्होंने नेशनल हेडक्वार्टर्स को बोला भी था कि आप ये सब मत बुक करिए, मोदी के खिलाफ मत बात कीजिए, अगर ज़्यादा करेंगे तो हम खुद आपकी CII को छोड़ देंगे। गुजरात की करीब 100 कंपनियों ने भी जब CII से अलग होने की धमकी दी तो CII को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखित माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन मोदी ने CII को माफ नहीं किया। उन्होंने CII को छोड़ दिया और इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के साथ मिलकर अपने नए मिशन में जुट गए। दिल्ली में एक नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चलती है बिटवीन इंडस्ट्री चेंबर्स। इधर CII है तो उधर फिक्की है। तो ये लिबरलाइजेशन के बाद CII काफ़ी तेज हो गया था, काफ़ी पॉपुलर हो गया था, और फिक्की जो कि एक पुराना बिजनेस चेंबर है, उनकी जो पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, तो उन्होंने भी मौका देखा शायद कि मोदी को सपोर्ट किया जाए तो शायद हमारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाए, क्योंकि उस दिनों बीजेपी की सरकार थी। वाजपेयी खिलाफ हो सकते हैं मोदी के, बट बीजेपी के तो थे वही। दंगों को लेकर सवाल थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने लिए नई तरह की राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू की। गुजरात में मोदी ने विकास की राजनीति को अपना हथियार बनाया और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गुजरात के कॉरपोरेट जगत को अपने साथ किया। मोदी ने उनके सहारे विकास का एक नया मॉडल सामने रखा, जिसे नाम दिया गया वाइब्रेंट गुजरात। Modi's model of development is to encourage economic growth, from there to tap large amount of taxes and deploy them for social development. Or social development has taken place through infrastructure and supportive policies. Subsidies भी हैं, but बहुत ही कम मात्रा में और छोटे छोटे स्पेसिफिक एरिया में, नॉट जनरल सब्सिडीज की जहां एब्यूज होता है। गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे अवसर है, इन सारी विषयों से उनसे परिचित कराऊंगा। उनको आग्रह करूंगा कि वे गुजरात आए, गुजरात के दर्शन करें और फिर निर्णय करें गुजरात में इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में वो करना चाहते हैं। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की पहली समिट कराई गई थी, जिसमें गुजरात सरकार के निवेशकों के साथ 80 समझौते हुए थे। राज्य में 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी आए थे। 2007 की वाइब्रेंट गुजरात समिट में निवेशकों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में भेजा। इस बार मोदी का संदेश साफ था, गुजरात में नो रेड टेप, ओनली रेड कार्पेट। फ्रॉम 1960 से लेके यू कम टू द पीरियड ऑफ टू द ईयर 2001, जो हमारा टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट था वॉज 65,000 करोड़। फ्रॉम 2001 to 2011-12, the total investment now has increased to 2,40,000 crore. Now, एक दशके में to bring in an investment of 1,80,000 crore 10 साल में means 18 से 20,000 करोड़ हर साल इसमें इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात का जो शो होता है उससे पब्लिसिटी ज़्यादा मिलती है, उसमें गड़बड़ भी काफ़ी होती है, जो बोलते हैं वो होता नहीं है। और एक असेसमेंट ऐसा है कि जो वाइब्रेंट गुजरात में जो अनाउंसमेंट हुए थे उसमें से करीब 25% से ज़्यादा रियलाइज नहीं हुए थे।
2007 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी गुजरात का चुनाव जीत गए थे, लेकिन मोदी की इस दूसरी पारी में उनके पास 10 विधायक कम हो गए थे। बावजूद इसके बीजेपी में उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। चुनाव के बाद विकास के अपने मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए नरेंद्र मोदी और ज्यादा ताकत से जुट गए थे और साल 2009 में उन्होंने एक बार फिर बड़े पैमाने पर वाइब्रेंट गुजरात का मेला सजाया। आप जब वाइब्रेंट गुजरात को मार्केट कर रहे थे तो आप साथ में एज अ पार्ट ऑफ द एजेंडा नरेंद्र भाई भी मार्केट हो रहे थे। गुजरात में नरेंद्र भाई के आने के बाद किसी बड़े नेता के पोस्टर आपको गुजरात में दिखाई नहीं देते। रूलिंग में, गवर्नमेंट में नरेंद्र भाई प्रोजेक्शन सिंगल हैंडेडली नरेंद्र भाई का ही हुआ है ऑल अलोंग। वही प्रोजेक्ट किए गए, चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात के थ्रू किए गए हों, चाहे वो आम पोस्टरों के थ्रू किए गए हों या होर्डिंग्स के थ्रू किए गए हों। नरेंद्र मोदी की सरकार ने या गुजरात की सरकार ने जो किया है वो एक तो बहुत अच्छा गवर्नेंस दिया कि गवर्नेंस से क्या होता है कि जो कोई इन्वेस्ट करने आता है उसको जो फैसिलिटीज चाहिए तो एक विंडो में मिल जाती है और जल्दी से वो विकास कर सकता है। दूसरा उन्होंने ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स है, एयरपोर्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, उसके ऊपर फोकस दिया। बिजली को भी फोकस दिया जिसकी वजह से विकास हुआ। लेकिन ये गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर वो सिर्फ कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट के बारे में था, लोगों के लिए नहीं था। वाइब्रेंट गुजरात की चौथी समिट 2009 में हुई। इस बार 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आने का दावा किया गया था। हालांकि इन दावों की हकीकत को लेकर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। इस वक्त तक गुजरात विकास मॉडल की देश भर में चर्चा होने लगी थी। बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट्स भी मुख्यमंत्री मोदी का गुणगान करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री तक बताया जाने लगा था। One Narendra Bhai can do so much for Gujarat. Imagine what is the possibility for India by having Narendra Bhai as the next leader of India. गुजरात का जो विकास है वो बहुत ही लॉपसाइडेड है, एक तरफी है। विकास के बारे में है लेकिन आर्थिक वृद्धि हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर क्लेम करते हैं, बाहर जाके बात करते हैं, वो बातों में तथ्य नहीं है, सच्चाई नहीं है। विकास तो हुआ है, वो कोई इनकार करने से वास्तविकता बदल नहीं सकती, किंतु जो चीज छूट गई है, कोई भी लोगों के समूह के लिए या कोई विस्तार के लिए, उनको तो ठीक करना ही है, वो मर्यादा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत 2003 में की गई थी और साल 2009 आते आते मोदी की इमेज निवेश के चैंपियन के तौर पर बन चुकी थी। लेकिन मोदी के वाइब्रेंट गुजरात को नैनो कार के तौर पर एक प्रतीक उस वक्त मिला जब देश के भरोसेमंद ब्रांड टाटा ने गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। दरअसल टाटा ग्रुप पश्चिम बंगाल के सिंगूर में अपनी 1 लाख रुपए वाली सस्ती कार नैनो का कारखाना लगा रहा था, लेकिन वहां किसानों के विरोध की वजह से उसे उस वक्त सिंगूर छोड़ना पड़ा था, जब किसानों के आंदोलन में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी भी कूद पड़ी। दरअसल पश्चिम बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी को ये एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया था। I hope that there is a bad M and a good M, and that we have made that transition. 7 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने गुजरात के साणंद में नैनो कार का कारखाना लगाने का ऐलान किया था, जिसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना गया। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने टाटा को गुजरात बुलाने के लिए सिर्फ 1 रुपए का SMS किया था और उनका टाटा को संदेश था, वेलकम टू गुजरात। जब श्रीमान टाटा ने कोलकाता में जाकर के वहां के मुख्यमंत्री को मिलकर के पत्रकारों के सामने जाकर के स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब हम पश्चिम बंगाल छोड़ रहे हैं, तब तक मैंने कोई ऑफर नहीं की मित्रों। जब तक उन्होंने कहा नहीं कि हम पश्चिम बंगाल छोड़ रहे हैं,
तब तक मैंने कोई ऑफर नहीं दी। जब उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल छोड़ रहा हूं, तो उसके 5 मिनट के भीतर मैंने सिर्फ मैसेज दिया था और शब्द इतना ही लिखा था, स्वागतम। मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र भाई का। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखते हैं तो 2,900 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो उसका अल्टीमेट टोटल प्रोजेक्ट, उसके सामने 30,000 प्लस करोड़ के आपने बेनिफिट्स दिए हैं। 20 साल के बाद आप पेमेंट उसका शुरू होगा, एक स्टेटेड 1% इंटरेस्ट पे आएगा। मतलब ये सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। लोकल्स को एम्प्लॉय करेंगे, उसमें आपने ढील दी। वहां से यहां लाने का भी उन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट भी रखा। तो स्टेटेड पर्पस, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और परसेप्शंस, इनमें काफी फर्क रहा। वाइब्रेंट गुजरात की कहानी अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। टाटा के बाद मारुति और फोर्ड जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज ने भी गुजरात में अपने कारखाने लगाने का फैसला कर लिया था। टाटा की तरह ही फोर्ड कंपनी ने भी 4,000 करोड़ रुपए की लागत से सानंद में ही अपनी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया था। साल 2011 की वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान के राजदूत और कनाडा के हाई कमिश्नर के साथ देश के कई उद्योगपति शामिल थे। रतन टाटा और मुकेश अंबानी समेत करीब 3 दर्जन कंपनियों के सीईओ भी समिट में मौजूद थे, जिनके चेहरों की मुस्कुराहट वाइब्रेंट गुजरात की कामयाबी बयां कर रही थी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब खुद को एक ब्रांड बना चुके थे। पहले अपना प्रोजेक्शन, खुद का प्रोजेक्शन खूब किया। आप गुजरात में जा ही नहीं सकते अगर आप हर कोने, हर गली, हर बस स्टैंड, हर पान वाले की दुकान, सब जगह नरेंद्र मोदी के फोटो मिलेंगे। फिर ये लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, जो एक्चुअली मनमोहन सिंह की पॉलिसी को उठा के उसकी जो सही पहलू है उसको लेके खुद गुजरात में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और तीसरा, उन्होंने सबड्यूड हिंदुत्व चालू रखा, कि जिसमें वो खुद हिंदुत्व प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे, पर उसके पार्टी और उसके आजू बाजू वाले उनकी हिंदुत्व की प्रोजेक्शन करते थे। उसमें उनको मीडिया का साथ मिल गया। नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल और वाइब्रेंट गुजरात। लेकिन मोदी के विकास के दावों और उनके विकास मॉडल को लेकर विरोधी दल तमाम तरह के सवाल उठाते रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि गुजरात में जितने भी बड़े प्लांट हैं वो मोदी सरकार से पहले के हैं और पिछले 12 सालों में गुजरात में एक भी नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया है। हजीरा स्टील प्लांट मच बिफोर मोदी, जामनगर रिफाइनरी मच बिफोर मोदी, 35% कैपेसिटी ऑगमेंटेशन फॉर पावर जनरेशन एट दैट टाइम मच बिफोर मोदी। गुजरात में ही पिछले 12 साल में एक प्रोजेक्ट का नाम दे दो। मैंने आपको कई गिना दिए, उससे पहले एक भी प्रोजेक्ट नहीं स्थापित हुआ। आज मेरे राज्य की इकोनॉमी में 1/3 हिस्सा एग्रीकल्चर के द्वारा हो रहा है। मित्रों, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है एनिमल हस्बेंड्री। मित्रों, यहां बैठा हुआ कोई भी नौजवान, कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा जिसको अगर चाय पीने की आदत हो और चाय में दूध गुजरात का न हो। आप दिल्ली वाले जो दूध पीते हैं वो गुजरात से आता है। नरेंद्र मोदी ने 2012 में गुजरात चुनावों की जीत के बाद जब दिल्ली का रुख किया था, तब उन्होंने अपने भाषणों में ये दावा किया कि कृषि के क्षेत्र में भी गुजरात ने खूब तरक्की की है। अकेले दूध उत्पादन में ही राज्य ने पिछले 10 सालों में 68% की बढ़ोतरी दर्ज की है। लेकिन उनके इस दावे पर भी विरोधी खामोश नहीं हैं। एग्रीकल्चर की बड़ी बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने गुजरात की तस्वीर ही बदल दी एज फार एज एग्रीकल्चर। उसके आंकड़े देख लो। एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 2007-8 to 2011-12 गुजरात इज लोएस्ट एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, आंध्र एंड राजस्थान। राजस्थान भी अभी चुनाव होने जा रहे हैं। इट इज हायर देन गुजरात। लेकिन ये मोदी ने कमाल कर दिया, सब बाकी निकम्मे हैं। हमारे यहां बिजली जाना ये खबर होती है। मेरे यहां कभी महीने में 1 आध बार
अगर 5 मिनट भी एक गांव में लाइट चली गई तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर के पहले पेज पर बॉक्स आइटम होता है कि मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन फलाने गांव में शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए मोदी की बिजली चली गई थी, मोदी जवाब दो। आम आदमी की नब्ज को पहचानने वाले मोदी अपने भाषणों में बिजली का मुद्दा उठाना भी नहीं भूलते हैं। गुजरात में उनकी ज्योतिर्ग्राम योजना को सफल भी बताया जाता है, क्योंकि इसी योजना से राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचने का दावा किया जाता रहा है। लेकिन गुजरात में बिजली की हकीकत को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। एनर्जी सरप्लस, he says हम एनर्जी सरप्लस है। What are the facts? Despite Modi's claim of 100% electrification of Gujarat, the state ranks 16th by percentage of homes with electricity. Modi's claim is 100%, but that's actually 90.4. Then he says it is energy surplus. गुजरात में आर्थिक विकास और पूंजी निवेश के दावों के अलावा सैनिटेशन, सड़क, पानी, शिक्षा और रोजगार जैसे आम जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर भी विरोधी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन मोदी भी इन आरोपों का जवाब देना कभी नहीं भूलते। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। गुजरात में 2012 के चुनाव आने तक नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट मॉडल और राज्य में हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बातें तेज हो गई थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। ये बात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने अक्टूबर 2013 में अपनी रिपोर्ट में कही है। राज्य में चल रही इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम की समीक्षा करते हुए कैग ने कहा है कि गुजरात में हर तीसरे बच्चे का वजन सामान्य से कम है। इससे पहले भी गुजरात में कुपोषण की बात सामने आई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोदी ने अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को बयान दिया था कि उनके राज्य की लड़कियां हेल्थ कॉन्शियस से ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस है। मोदी के इस बयान को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था। स्पेशली जो हम बताएं कि लोह तत्व की जो उणप है, अभाव है, उसको तो ठीक करने के लिए अच्छा खासा कार्यक्रम करना पड़ेगा, वरना संपत्ति होने के बाद भी आरोग्य की समस्या बनी रहेगी। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे यहाँ 49% एजुकेशन में ड्रॉप आउट था, वो 3% ले आया। मुझे इस बात का संतोष है कि 2001-2 के अंदर मेरे यहाँ 1000 लड़कों के सामने 802 लड़कियों का जन्म होता था। मैंने बेटी बचाओ एक आंदोलन चलाया, सामाजिक क्रांति का प्रयास किया। आज वो 802 से बढ़कर के 870 बच्चियां पैदा शुरू हुई है। गुजरात में विकास के दावों और विवादों के बीच नरेंद्र मोदी ने खुद को चुनावों में विकास पुरुष के तौर पर लोगों के सामने रख दिया था। वो राज्य में अपनी पार्टी को लगातार 2 बार 2002 और 2007 में चुनाव जितवा भी चुके थे, और यही वजह थी कि बीजेपी और संघ परिवार के अंदर उनका कद अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उधर 2009 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी इस चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में उतरी थी। लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग थे। बीजेपी 2009 का चुनाव हार गई और उसी समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की अपनी तैयारी तेज कर दी। 2009 के आसपास उन्होंने ये चेंजेस शुरू किए, उन्होंने इस तरफ देखना शुरू किया और उन्होंने एक तरफ जो है अपना जो पोलराइज्ड कम्युनल प्रोफाइल था उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने डेवलपमेंटल प्रोफाइल को एग्रेसिवली मार्केट करने की कोशिश की या एग्रेसिवली लोगों के सामने रखना शुरू किया। 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी बुरी तरह हारी थी। इसीलिए चुनाव नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वक्त अपने इरादे जता दिए थे कि वो बीजेपी में बड़े परिवर्तन चाहते हैं। हार के बाद संघ के निशाने पर खास तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी टीम के वो केंद्रीय नेता थे जिन्होंने इन चुनावों की रणनीति बनाई थी। भाजपा के काम आज का नहीं है, लाखों कार्यकर्ता उनके देश भर है और उन्होंने तपस्या की है। इसके चलते उनकी पुण्य काम करेगी, ऐसे होता नहीं है। इतने नीचे तक गहराई तक वो काम गया है, गांव-गांव में लोग मिलते हैं। अब अगर गांव में कोई व्यक्ति भाजपा के लिए आंखों में आंसू लेके खड़ा है
तो उस पार्टी का पतन नहीं हो सकता। जितना होना है उतना होने के बाद भी इट विल राइज फ्रॉम द एशेस ऑल्सो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की हार के लिए बीजेपी नेताओं की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया था। संघ का कहना था कि चुनावी जंग मैदान में लड़ी जाती है, जबकि ये चुनाव एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर लड़े गए। बीजेपी की हार के बाद ये भी तय किया गया था कि अब पार्टी की कमान आडवाणी नहीं बल्कि कोई और संभालेगा। लेकिन तब संघ के आगे भी ये सवाल खड़ा था कि आडवाणी के बाद आखिर किसे बीजेपी की कमान सौंपी जाए। आडवाणी साहब जब पाकिस्तान गए और जो जिन्ना साहब पे उन्होंने जो टिप्पणी की, उसके बाद आरएसएस का दिमाग साफ था कि ये इससे आगे अब नहीं जाएंगे। और जब उनकी हार हो गई 2009 में, उसके बाद ये बात साफ हो गई भाजपा के अंदर भी कि अगले चुनाव में आडवाणी जी नहीं होंगे। तो ये काम आसान था, मुश्किल काम ये था कि आडवाणी जी के बाद कौन आएगा। संघ ने बीजेपी की हार की वजहें तो तलाश ली थी, लेकिन खास बात यह थी कि जिस संघ को आडवाणी रास नहीं आए, उसे लगता था कि उसके एजेंडे को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा सकते हैं। बीजेपी में कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे जनाधार वाले नेता पहले ही बाहर हो चुके थे। पार्टी में आडवाणी के बाद अब नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे नेता बचे थे जो अपने दम पर भीड़ खींच सकते थे। अब तक नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी को 2 बार चुनावों में जीत भी दिलवा चुके थे। संघ के लिए नरेंद्र मोदी हर एंगल से एक बेहतर उम्मीदवार थे। नरेंद्र मोदी का ब्रांड इक्विटी जो है, वो ब्रांड इक्विटी के सामने ना राजनाथ है ना नितिन गडकरी है। बीजेपी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 ब्रांड है। तो इसीलिए आरएसएस ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, उनके जो यस मैन लॉयलिस्ट को छोड़ के ऐसे एक बंदा का जिसका ब्रांड है, जिसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप को सुधारा और आगे बढ़ाया। तो इसमें मुझे लगता है इट इज नॉट ओनली द इशू ऑफ साइकोफेंसी एंड द लॉयल्टी, बट इट्स ए इशू जहां भाजपा और आरएसएस मिल के तय किए हैं कि टैक्टिकली नरेंद्र मोदी विल बी द बेस्ट बेट। 2009 से 2012 के बीच गुजरात में ब्रांड मोदी तेजी से चमका और 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद तो नरेंद्र मोदी का पार्टी में कद और भी ज्यादा बड़ा हो गया। आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। दिसंबर 2012 का वो दिन जब गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत ने देश का मिजाज अचानक बदल दिया था। नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव इस संदेश के साथ भी लड़ा था कि इस बार वोट उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी वो अपने भाषणों में केंद्र की यूपीए सरकार को ही निशाने पर ले रहे थे। हिंदुस्तान के उन नागरिकों का है जो विकास के लिए, सुख के लिए सदियों से तड़पते आए हुए हैं। कब तक गुजरात के विकास को, गुजरात की राजनीति को वो भुनाएंगे? तो उनको भी एक ऐसा समय लगा यहाँ पर कि भाई यही समय है। इस समय आडवाणी जी 2009 का चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली में जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनके बीच किसी एक नाम पे एकता है नहीं, और वो चेहरा मैं हूं। नरेंद्र मोदी को लगता था कैडर मेरे साथ है, तो इस समय यही मौका हो सकता है। इसीलिए मोदी जी ने भी अपनी तरफ से उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2013 को पहली बार दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जब मोदी बोले तो साफ हो गया कि अब उनकी अगली मंजिल दिल्ली है। लेकिन प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए क्या पार्टी तैयार थी? क्या लाल कृष्ण आडवाणी तैयार थे? कल्पना कीजिए स्पीड की कि एक व्यक्ति अभी तो मैप देख रहा है कि किस इलाके में जाऊं,
वो 19 महीने के बाद पहला मेट्रो का कोच बनाकर के दिल्ली को डिलीवरी देता है और आज दिल्ली के अंदर जितने मेट्रो के कोच आ रहे हैं वो गुजरात से बनकर के आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के जो लीडरशिप, संघ के जो लीडरशिप पहले ही तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी को बनाना है, क्योंकि ये चर्चा संघ में पहले हो चुका था। एक समय नितिन गडकरी जिस समय अध्यक्ष थे, और नितिन गडकरी और संघ का रिश्ता हम सब जानते हैं, उस समय से ये चर्चा शुरू हुआ था। और आरएसएस के एक बहुत सीनियर एक लीडर मुझे बताया था कि आडवाणी जी अभी हो गया है जो कंट्रीब्यूशन, अभी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे कैसे हम आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर अपने कदम निकाल चुके थे। दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों से बात करने के बाद उन्होंने फिक्की की महिला इकाई को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज भी गए। मोदी ने देश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से संवाद बनाने की एक मुहिम सी छेड़ दी थी। उनको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, हमें देश के हर नागरिक को एम्पावरमेंट देना है। बहुत बड़ा बदलाव है मित्रों हमारी सोच में। अपने भाषणों में हमेशा 6 करोड़ गुजरातियों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अब पूरे देश में घूम रहे थे। वो अब 125 करोड़ भारतीयों के विकास की बात करने लगे थे। अब उनके निशाने पर केंद्र की सरकार थी। वो भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे। मोदी युवाओं की बात कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी ब्रांडिंग की रणनीति में भी बदलाव करने शुरू कर दिए थे। नरेंद्र मोदी इस दौरान जहां बड़ी खूबी के साथ मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं युवाओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर भी लगातार सक्रिय रहे। बड़ा चतुराई से किया, बहुत ही चतुराई से। और ये नहीं समझिए कि 1 साल या 2 साल में हुआ। मोदी जी जो बिल्कुल 3-4 साल से जिस ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और जो वाइब्रेंट गुजरात के सम्मेलन हैं उनमें उनका प्रोजेक्शन किया, इंटरनेशनल प्रोजेक्शन। और ठीक है, अमेरिका अभी भी उनको वीज़ा देने में राज़ी नहीं है, लेकिन अमेरिका को छोड़ के बाकी जितने भी विकसित देश हैं उनके साथ संबंध बनाना, सब कुछ एक बहुत सोची समझी रणनीति अडॉप्ट करके उन्होंने अपना पूरा वो प्लान किया। गुजरात के गांधीनगर में MBA और IT विशेषज्ञों की एक पूरी फौज दिन रात ट्विटर, फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर ब्रांड मोदी को प्रमोट करने में जुटी रहती है। इस तरकीब से जब नरेंद्र मोदी देश के गली मोहल्लों में चर्चा का विषय बन गए, तो उसके बाद बीजेपी ने भी जून 2013 में उन्हें केंद्रीय चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाकर अपना संदेश साफ कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने का बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी विरोध कर रहे थे। इसी वजह से वो और उनके समर्थक गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी नहीं आए थे। लेकिन आडवाणी के कड़े विरोध के बावजूद मोदी ने पार्टी का दिल्ली किला जीत लिया था। आज के दिन में आरएसएस जो है वो नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप है उसमें जो स्टैंप लगा दिया, रबर स्टैंप लगाया, वो मोहर जो लगाया वो आरएसएस है। और वो आरएसएस के साथ जो रिश्ता ठीक किया है उसके कारण भाजपा में वर्किंग रिलेशनशिप सबके साथ ठीक किया है। और सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में समस्या है, लेकिन भाजपा में सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड वर्कर्स, उसका जो मॉरल जो सैंक्टिटी, वो जो अथॉरिटी, वो नरेंद्र मोदी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मुझे बनाया है, एक प्रकार से मेरा मोल्डिंग किया है। गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने में तो कामयाब रहे थे, लेकिन आडवाणी के विरोध ने उनकी छवि को पार्टी में ही विवादित भी बना दिया था। मोदी के विरोध में आडवाणी यही नहीं रुके, बल्कि 10 जून को उन्होंने पार्टी के सभी अहम पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन उनका ये विरोध 24 घंटे भी टिक नहीं सका। हम लोगों के अनुरोध पर
उन्होंने हम लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी से आज उनकी बातचीत हुई है और उसके पश्चात उन्होंने यह फैसला किया है जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मैं मानूंगा। ये पहला मौका था जब आरएसएस को भी सीधे तौर पर खुलकर बीजेपी के इस मामले में दखल देना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोदी की राह में कोई भी रुकावट आए। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी के लिए मोर्चा संभाला और आडवाणी से फोन पर बात कर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद आडवाणी की नाराजगी पूरी तरह दूर नहीं हुई थी। 2 महीने बाद अगस्त 2013 में आडवाणी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जमकर तारीफ की, जिसे नरेंद्र मोदी पर आडवाणी का पलटवार माना गया था। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। यह जो स्थिति लाई है इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। दिल्ली के सिंह जो रुपये के डॉक्टर थे और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ। 7 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंचे। वहां दिल्ली के लाल किला का एक मॉडल था। उसी मॉडल लाल किले से मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ बोल रहे थे और ठीक उसी समय दिल्ली के झंडेवाला में संघ मुख्यालय के अंदर मोदी को असली लाल किले तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की जा रही थी। मोदी को संदेश भेजा गया कि वो अहमदाबाद न जाकर दिल्ली पहुंचे। देश के अंदर इस समय जो मूड है वो एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देश चाहता है और यह बात हम हमारे सारे अधिकारी प्रवास में महसूस करते हैं। यही बात कल 2 दिन के बैठक में भी सामने आई। इसको पार्टी के नेतृत्व को कन्वे किया गया है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये बात संघ में पहले ही तय हो चुकी थी। लेकिन 8 और 9 सितंबर को जब संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई तो उसमें यह तय किया गया कि इस बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के ऐलान के वक्त आडवाणी को अलग रखने का संदेश नहीं जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी अपने समकालीन राजनेताओं की तुलना में आगे दिखाई पड़े, इसलिए पार्टी ने उनको स्वीकार किया है। जब पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह स्वयं सभी सभाओं में कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, तो इस पर संघ क्यों असहमत होगा? आखिर राजनाथ सिंह जी भी स्वयंसेवक हैं, नरेंद्र मोदी भी स्वयंसेवक हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर आडवाणी को मनाने की कोशिशें आखिरी वक्त तक होती रही थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी उनसे बात की थी, लेकिन आडवाणी अड़े रहे। 13 सितंबर 2013 को आडवाणी के विरोध को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। नरेंद्र मोदी ने पार्टी का किला तो जीत लिया, लेकिन उनकी उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही उनके एक सहयोगी दल जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी और राज्य से बीजेपी के पास 12 लोकसभा सीटें भी हैं। इसलिए नीतीश कुमार के अलग होने से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार को बिहार में मुस्लिम वोटों के छिटकने का डर सता रहा था,
आज मुझको बार बार दिखा रहे थे, एक ही लग गया है सीडी, हमारा कोई भाषण 2003 का, रेल मंत्री के तौर पर गए हुए, रेल मंत्री के तौर पर जाएगा कोई फंक्शन में तो वहां उसकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा। लेकिन मैंने वहां भी कहा था गुजरात पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है। नीतीश कुमार पहले भी नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में होने के बावजूद नीतीश ने विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए मोदी को बिहार नहीं आने दिया था। बिहार की बाढ़ के लिए गुजरात सरकार की तरफ से मदद के लिए भेजे गए पैसे को भी नीतीश कुमार ने लौटा दिया था। और एनडीए से अलग होने के बाद तो वो नरेंद्र मोदी पर वार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। बीजेपी से जेडीयू का 13 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में रैली की और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। जो लोग मुसलमान की बातें करते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर कोटा है 7,000 7,500 का, लेकिन जाने वालों की एप्लीकेशन आती है सिर्फ 6,000। पूरी सीटें भी नहीं भरती। क्यों? क्योंकि बिहार के गरीब मुसलमान के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा हज करने जाएगा कैसे? 2014 के चुनाव से पहले नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की ताकि धर्मनिरपेक्ष ताकतें नरेंद्र मोदी से दूर ही रहें। गठबंधन की राजनीति के दौर में नरेंद्र मोदी के लिए ये तगड़ा राजनीतिक झटका है। बीजेपी को बहुमत न मिलने की सूरत में जनता दल यूनाइटेड जैसे गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी दलों का रुख नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और बिहार में जैसा हम सबको पता है, पहले बीजेपी और जदयू सरकार का गठबंधन था, यह गठबंधन टूट गया है और लोगों को की एक आम धारणा है कि गठबंधन टूटना नहीं चाहिए था, नीतीश को ऐसा करना नहीं चाहिए था। हालांकि नीतीश कुमार के कामकाज से लोग खुश हैं, लेकिन इस बात से कि उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा, ऐसा लगता है वहां पे भी कि लोकसभा के चुनाव में लोग बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि मीडिया में आ रहे सर्वे में बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 210 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर के ताजा सर्वे में बीजेपी को 188 सीटें मिलने की बात कही गई है। ऐसे राज्यों में जहां सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरह के राज्यों में लगभग कांग्रेस का सफाया दिखाई पड़ता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सिर्फ 10 सीटें थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी बहुत बड़ी बढ़त बनाने वाली है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। तो बिहार और यूपी से बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को दिखाई पड़ता है। बीजेपी लगभग 180-190 के आंकड़े के पास कहीं जाके रुकती दिखाई पड़ती है, या आज की स्थिति ऐसी दिख रही है। फिलहाल तमाम सर्वेज में मोदी प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। गुजरात दंगों के मामले में अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी का हौसला भी बढ़ा है, क्योंकि दंगों का दाग पिछले 12 सालों से उनका पीछा कर रहा है। 2011 में नरेंद्र मोदी ने सद्भावना यात्रा भी निकाली थी, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु से टोपी पहनने से इनकार करने की वजह से उनकी ये यात्रा विवादों में आ गई थी। मोदी पर इतने गंभीर आरोप हो, इतने संगीन आरोप हो, तो उसको माफ करना चाहिए क्या? और हम लोग होते कौन है माफ करने वाले? अगर मोदी ने ऐसा किया तो उसको फांसी देनी चाहिए और ऐसे सजा देनी चाहिए, ऐसे सजा देनी चाहिए ताकि लोग देखें और भविष्य में कोई राजनेता ऐसा पाप करने की हिम्मत न करे। लेकिन मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के विरोधी कहते हैं कि गुजरात दंगों को लेकर आज तक माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी इस पर अफसोस ही जताया है। मोदी का दंगों पर जो बयान आया था, उसने जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उन्हें कुरेदने का ही काम किया है। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा
कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। 2002 का जो धब्बा है, जो स्टेन है, वो पूरी तरह उसको मिटा नहीं पाए हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। जिस ढंग से मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में माफ़ी मांगा 84 राइट्स के लिए, वैसे तो मोदी जी ने वैसा कोई जेस्चर किया नहीं। गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी के भाषणों में मुसलमानों को लेकर नरमी नजर आने लगी थी, क्योंकि ये बात खुद मोदी भी बखूबी जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद की उनकी राह में आज भी सबसे बड़ी रुकावट गुजरात दंगों की दीवार है। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अब तक की कहानियां। क्या इस कहानी में 7 RCR का पता, एड्रेस जुड़ेगा? ये जानने के लिए देखना होगा 7 RCR के दूसरे दावेदारों को, उम्मीदवारों को। मिलते हैं अगले हफ्ते।